दोनों ममालिक की जानिब से सिफारती ताल्लुकात मुनक़िता किए जा रहे हैं, संगीन किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं और मीडिया तो फिर जल्दी पे तेल का काम कर ही रहा है। इसी पे बात करेंगे। हमें सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जर्नलिस्ट शिराज खान साहब ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया पहलगाम में, जिसकी सभी मजम्मत कर रहे हैं। उस वाक़े के बारे में मजम्मत करते, उस वाक़े तक महदूद रहते, एक इंक्वायरी होती, इन्वेस्टिगेशन होती, असल मुजरिमों का पता चलता, सब मिल के ये दुआ करते कि इन मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन वो तमाम अटेंशन, वो तमाम तवज्जो बीजेपी की गवर्नमेंट और मोदी और इंडियन मीडिया ने वो सारा फोकस शिफ्ट कर दिया पाकिस्तान की तरफ और ऐसा लगा कि कोई इलेक्शन कैंपेन जारी है इस वक्त और ये वाक़या पेश नहीं है। किस तरह से आपने रीड किया इस सारी सिचुएशन को? 3 दिन आपने क्या ऑब्जर्व किया? आप इंडियन मीडिया भी देखते हैं, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज से, उनसे राब्ते में भी हैं, किस तरह से देखते हैं सिचुएशन को? लेट मी से दिस, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया है। उसमें आपने बात की कि मीडिया ने तो धरती पर तेल छिड़कना होता है और मुझे ये कहने दीजिए कि ये 22 अप्रैल को जो पुलवामा में कश्मीर में जो हमला हुआ है, ये कोई फौजियों पर हमला नहीं हुआ है, ये सिविलियन पर, स्याओं पर हमला हुआ है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आप ज़ाहिर पाकिस्तानी हैं और हमें अपने कौम के साथ हमदर्दी होगी, लेकिन डोंट फॉरगेट वी आर जर्नलिस्ट एज वेल। और इंडिया का मीडिया अगर वॉच करें तो वहां भी कुछ जर्नलिस्ट अक्के दुके ऐसे हैं, सियासी जमातें हैं जो इंडिया के ब्लेम गेम को या मोदी के नेशनल ब्लेम गेम को में नहीं जा रहे हैं। वो इस हालत में भी अपने प्रोफेशन के साथ हैं और जो हकीकी तस्वीर है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हालात में जब 1.5 अरब इंसानों का मुस्तकबिल एट स्टेक है, दोनों मुल्क जो है वो एटमी ताकतें हैं और इंडिया के बहरी बेड़ा कराची के साहिल पर पहुंचा हुआ है और खबरें ये सुजेस्ट कर रही हैं कि उनके जो एटमी जो शिप है वो भी मूव कर चुकी है। तो ये चीजें जब सामने आमने सामने हूँ और फिर पूरा पाकिस्तान और इंडिया आपस में आई टू आई है, यानी बॉर्डर इस तरह तकसीम हुआ 1947 के अंदर, फिर ये बैटल कश्मीर में लड़ी जाएगी। जब भी हुआ तो LOC एक ऐसी कमजोर हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां उधर भी कश्मीरी मरते हैं और इधर भी कश्मीरी मरते हैं, यानी पाकिस्तान मारे तो वो भी उधर उस तरफ भी कश्मीरी है और इंडिया मारे तो उस तरफ भी कश्मीरी है। वेयर आई बिलोंग टू, सैडली, जहां से हमने और हमारी फैमिली ने डबल माइग्रेट किया हुआ है, बल्कि ट्रिपल माइग्रेट, यूके आने के बाद तो ट्रिपल माइग्रेट हो गए। तो इन हालात में सही रिपोर्टिंग करनी और फिर ये कहना कि जंग करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, अमेरिका के आने के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है, चीजें तब्दील हो रही हैं बड़ी तेजी से, लोग माशी तौर पर एक दूसरे से तावन करने की बात कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान yet again after 76 years after their independence they are trying to engage in threatening each other to attack each other and counter attack each other। और ये जो दरिया बहते हैं ये कश्मीर से बहते हैं और इनका हमारे 1960 से सिंध ताज मायदा है, फिर हमने शिमला एग्रीमेंट किया आफ्टर 71 की वॉर के बाद 1972 में। वो एग्रीमेंट क्या था कि इन सारे मसाइल को हम बायलैटरली हल करेंगे। इसके अलावा 40 हमारे मायदे हैं, वो सब तोड़ देना और ये कहना जंग का सा माहौल पैदा करना। और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, बिहार में कल उन्होंने ये कहा है, धमकी दिया, दुनिया को भी दिया और फिर पाकिस्तान को भी दिया, नाम तो नहीं लिया, कि हम टेररिस्टों को आइडेंटिफाई करेंगे और मारेंगे और उनके काल्प्रिट को भी मारेंगे। आपने पहले आइडेंटिफाई करने थे, उसके बाद आपने पाकिस्तान पे ब्लेम करना था, उसके बाद आपने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करने थे, उसके बाद आपने ट्रेड सारा जो है वो मनसूख करना था, उसके बाद सिंध ताज मायदा खत्म करना था। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के आप पहले अपनी कौम को तैयार करते हैं, एक पूरा माहौल बनाते हैं हमारे खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान फिर ऑब्वियसली टिट फॉर टैट वाली बात है। मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान को रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए था,
पाकिस्तान का रिस्पांस इससे भी स्ट्रॉन्ग आ सकता था। पाकिस्तान को ये सारे इकदाम करने के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए था। OIC की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, पाकिस्तान के अंदर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनानी चाहिए थी, फिर उसके बाद ये मेजर लिए जाते और ये चीजें होती। लेकिन बहरहाल अगर जंग का माहौल है तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, अपील है कि जंग ना हो। और दूसरी जो मैं एक अहम बात करने लगा हूं ये है कि नीलम, मैं आप या कोई भी यहाँ पर UK, यूरोप, अमेरिका में हम एक दूसरे के साथ इंडियंस पाकिस्तानी साइड बाय साइड रहते हैं और एक दूसरे के साथ मुकम्मल इंटीग्रेशन में है। हम एक दूसरे, हमारे डॉक्टर कई इंडियंस हैं, हम उनके, हमारे बच्चे उनके डॉक्टर्स हैं, बिजनेस इकट्ठे करते हैं। तो हमारी यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की सियासत की वजह से यहाँ पर हमारे तल्लुकात एक दूसरे के साथ, नेबर के साथ यकीनी तौर पे शहनाज साहब बिल्कुल। और वो तो हम जब चाहे कोई क्रिकेट मैच का मामला हो या उस तरह के भी बाज़-औक़ात यहाँ पे तलखियाँ पहुँच जाती हैं जो नहीं पहुँचनी चाहिए। अच्छा शहनाज खान साहब, इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाने का? अभी हमला हुए हुए शायद 1 घंटा भी नहीं गुजरा था, हमने देखा कि मीडिया के ऊपर खुद कुछ सरकारी हलकों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी जो है उसका आगाज़ कर दिया गया। फिर फौरी तौर पे जैसे आपने भी कहा कि अभी हमलावरों की शनाख्त भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही माहौल वहाँ पे बन चुका था। और फिर ये जो सफारती ताल्लुकात के हवाले से बयान आ गया, सिंध तास माहिदे के हवाले से बयान आ गया इंडिया की जानिब से, तो इंडिया इस तमाम इतनी तेज़ी से जो पाकिस्तान के हवाले से तमाम उसने अमल किए, जिसके रद्द-ए-अमल फिर पाकिस्तान ने भी इक़दाम किए, तो इंडिया इससे क्या हासिल करना चाहेगा? मेरे ख्याल में कुछ भी हासिल नहीं करना चाह रहा है। ये एक पहले से उन्होंने कोई प्लानिंग थी। नोटिस तो आपको पता 2023 में भी हमें सिंध तास माहिदे के अंदर इसको कुछ शिक्के इसकी तब्दील करने के बारे में पाकिस्तान की हुकूमत को मिली हुई थी और उसका उन्होंने मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत ने जवाब दिया या नहीं दिया, लेकिन ये नोटिस पहले भी था और इंडिया ने ये इंटेंशन पहले से शो की हुई थी। और ये भी मोदी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो इस तरह की बातें और इंटेंशन उनकी नजर आती थी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की नालायकी ये है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप उस केस को कहीं बाहर नहीं लेके गए। आपके खैबर पख्तूनख्वा में लोग मारे जाते हैं, चीनी इंजीनियर के ऊपर हमला होता है, तो आप खुद DGI-SPR हमारी हुकूमत कहती है कि इसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों नहीं अपने मुकदमात और इस तरह के इल्जामात लगाते जिस तरह इंडिया लगा रहा है। और एक बात और है कि ये कहा जाता है कि इंडिया इन कन्वेंशनल वॉर में और इकोनॉमी में और ये चीजों में पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि मैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के ऊपर या कोई भी हुकूमत हो जो गलत करती है उसके ऊपर हमेशा क्रिटिक कर रहा हूं, तनकीद करता हूं, अपने अस्करी क़यादत पर तनकीद करता हूं। रिसेंटली 2-3 सालों में जो कुछ हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जो मसला अफवाज है, ये जो पाकिस्तान की कौम है, वो पूरी तरह उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और एक और बात की जाती है कि पाकिस्तान इंफीरियर है, यानी सुपीरियर नहीं है, इंडिया को एज है। लेकिन ये बात ना भूले कि पाकिस्तान की मैशत हमारी कमजोर है, ठीक है, वो हम लोगों को नुकसान तो उसका होगा, लेकिन पाकिस्तान को होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो आर्मी का बजट है, उन्होंने तो अपने 5-7 साल के लिए मुख्तलिफ तरीकों से अपने बजट में भी उन्होंने रखा हुआ है, अपनी एबिलिटी को भी बढ़ाया हुआ है। लेकिन ये जंगें जो है आपके आई टू वो पुराने कारतूसों से या राइफलों से तो नहीं उठती है ना। ये तो जब ऑपरेशंस होते हैं या अटैक एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो लेवल ऑफ जो अम्युनिशन होता है वो बढ़ाया जाता है, यानी किस लेवल पर वहां से फायरिंग हो रही है, किस लेवल पर इधर से फायरिंग होगी। तो ये चीजें जब होती हैं, और फिर एक और बात भी है, मैं सदर आरिफ अलवी के रिसेंटली एक प्रोग्राम में लंदन में अटेंड किया है, उन्होंने बड़ा कैटेगरी, और शहजाद अकबर भी बहुत है, उन्होंने ये कहा कि डोंट फॉरगेट कि हमारे साथ जो कुछ होता है हो रहा है एज ए जमात, वो तो है इमरान खान की पॉपुलरिटी 90%, वो कह रहे हैं चलो 90 ना कहे 50 कर लें, लेकिन PTI या पाकिस्तानी कौम जो है वो जब दुश्मन के मुकाबले में या इंडिया के मुकाबले में कोई जारियत होती है या किसी भी मुल्क के खिलाफ वो हमारे खिलाफ कुछ जारियत करता है, तो हाँ वी आर ऑल इन
वन। और अच्छा है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस या इस्टेब्लिशमेंट जो मुक्तदिर हलके हैं, आज उन्होंने ट्विटर भी पाकिस्तान में खोल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो जी आपको। जी, ये तो उनको पता कम चल अज़ गया कम वो कि जो काम आवाम नहीं एंड में आना होता है, वो आपकी जंग लड़ रही होती है सोशल मीडिया पे, जो एक फेक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा होता है, उसका मुकाबला आवाम ही करती है। कम से और कम एक और मुबारक बात, हो आपको। एक और खैर मुबारक। ये तो मैं और आप दोनों ये यहाँ मुद्दा उठाते रहे, अहमद भाई भी। इस वक्त जो एक साहब चिड़िया उनके पास होती है, उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उसमें बांगे दुल का है कि इस वक्त कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान का जो जिसको संजीदा लिया जाए आलमी सतह पर, कंपैरेटिवली इमरान खान के, और जो इसराइल को के बारे में बात कर सके, जो इंडिया को जवाब दे सके अपार्ट फ्रॉम इमरान खान। तो फिर 4 जनरल्स कोशिश करते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। आई होप कि जिस तरह ट्विटर आजाद हो गया, उसी तरह इमरान खान भी आजाद हो। जो मैंने सारी खबरें वॉच की हैं, इंडिया के लोगों के साथ भी राब्ते हैं, वहाँ टेलीफोनिक तौर पर जो राब्ते किए हैं, अपनी जो मेरी मालूमात है, ये 2-3 दिनों से पता है टीवी पे 10 ये प्रोग्राम भी चल रहे हैं, मैंने अपना भी प्रोग्राम करता हूँ। तो मेरी मालूमात के मुताबिक इंडिया इज नॉट गोइंग थिंकिंग दैट इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। India will definitely, they have decided and they will attack Pakistan. In that case, आपको सबसे बड़ी मार जो पड़नी है वो कौमी यकजहती के हवाले से पड़नी है। आपके कौम अगर आपके साथ हो, आपके टंकों के साथ हो, आपके दफा में आपके साथ खड़ी होगी, और तो ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जितने हम डिवाइडेड होंगे इंटरनली, अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आज सिंध, वो जो सिंध में एक हफ्ते से रास्ते बंद थे, वो नेहरू का मामला था। इसके अलावा बलूचिस्तान में धरना जारी है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर जो हालात हैं, वो हमारे नेशनल टीवी जितने भी हैं वो तो इन चीजें नहीं बताते हैं, लेकिन मुल्क में इंटरनली प्रॉब्लम्स हैं। उन सारी फॉल्ट लाइन को हमने बंद करना है अगर आपने किसी का मुकाबला करना है। ये दुआ है और ज़ाहिर ईमान भी है कि जब जंग होती है तो फिर उसमें बेगुनाह भी मारे जाते हैं, ये शहरी भी मारे जाते हैं। और आई होप के ये कश्मीर के सरजमीन के ऊपर ना लड़ी जाए, बल्कि आप अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पर लड़े, कहीं भी नहीं लड़ी जाए। लेकिन ये जो पुअर कश्मीरी हैं जो बार बार बिल्कुल ये वहां जो चौकियां बनी हुई हैं, यकीन करें मैं उन चौकियों पर गया हुआ हूं। उन चौकियों पर इंसान खड़ा नहीं हो सकता जहां पर हमारे स्पाई और हमारे जो मिलिट्री के लोग वहां पर पहरे देते हैं, अपनी ड्यूटियां 4-4 घंटे की देते हैं, और फिर वहीं पर बंकर बने हुए हैं, वहां पर रहते हैं। वहां इंसान की जिंदगी पॉसिबल नहीं है, वहां लिविंग यानी वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खड़े होकर अपने मुल्क के दफा के लिए वहां पर खड़े हैं। बिल्कुल शिराज साहब, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, कश्मीर के हवाले से आपने बात की, और इन तमाम मामलात में सबसे ज़्यादा सफ़र तो कश्मीरियों को ही करना पड़ता है, दोनों तरफ के जो कश्मीरी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। हमने देखा हालिया जो मामला हुआ उसके बाद 1500 से ज़ायद अफराद को कश्मीर में हिरासत में ले लिया गया भारत की जानिब से। हमलावर तो शायद 3 या 4 ही थे, और वो कहाँ से आए थे अभी उसका भी तयन नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि कुछ जो घर हैं उनको मुस्मार किया गया। तो ये जो इंडिया साइड में जो कश्मीर है, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर, उस पर जिस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं, तो वो किस तरह से आप उस हवाले से क्या कहेंगे कि ये तो कहीं पे भी कोई मामला होता है कश्मीरियों के ऊपर, एक तो उनकी सियाहत जो है उसको टारगेट किया गया, और उसके बाद फिर जो कश्मीरी अवाम है अब गिरफ्तार भी और घरों को मुस्मार भी उन्हीं के किया जा रहा है। और उस वक्त जनरल बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की हुकूमत थी। उस वक्त जो 5 अगस्त 2019 को इकदाम हुए, उस वक्त अगर हम कुछ जवाब देते और उस वक्त हम कोई अपना मुकदमा लड़ते, तो आज ये कश्मीर की ये हालत न होती, कश्मीरी की ये हालत न होती। उस वक्त यहाँ लंदन में और दुनिया में मुजाहरे तो हुए, लेकिन इनफैक्ट पाकिस्तान के अरबाब अख्तियार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो एक आप ये समझ लेंगे गुलतानो बे है दूसरा मकबूजा कश्मीर, वहाँ बच्चों को टारगेट किया जाता है। वहाँ आपको पता है अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, और जिस तरह इलेक्शन हुए उसको भी हमने कवर किया। फिर जो ज्योग्राफिकली जो डायनामिक्स है वो तब्दील किए गए हैं। इट मींस के जो स्टेट सब्जेक्ट की हडल्स होते थे, यानी आर्टिकल 370 और 35A के तहत वो हडल्स भी खत्म हो गए, और
इंतहा पसंद लोग जो मुख्तलिफ नजरियात के हामिल हैं वो वहां पर लाकर बसाए गए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, चूंकि वहां पर जो आबादी है 80% प्लस जो है आबादी वो मुसलमानों की है। उस आबादी के तनासब को खराब करने के लिए दूसरे लोगों को वहां पर वीजे दिए गए, वहां लाकर बसाया गया। वीजे क्या बल्कि वो वहां पर लाया गया ताकि वो 370 के तहत तो वो जा नहीं सकते थे स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, चूंकि ये तो इंटरनेशनल लॉ है और इंडिया एंड पाकिस्तान आर बाउंड दैट ये जो गैर कश्मीरी हैं वो वहां पर अपनी जायदाद नहीं बना सकते, वहां पर खरीद नहीं सकते। तो वो आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद ये सूरत हाल वहां पर पैदा हो गई है। कश्मीर के अंदर जितने भी कश्मीरी हैं, अभी रिसेंटली सियाह उनका आना जाना शुरू हो गया था, थोड़ा कारोबार शुरू हो गया था, वहां पर पकड़ दकड़ उसी तरह जारी है, वहां फसलें जो है वो तबाह की जा रही हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ये बीबीसी ने एक रिपोर्ट की थी, उस पर मैंने कॉलम भी और प्रोग्राम भी किया था कि जो मुसलमान हैं उनके कारोबार का बाइकाट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। ये बीबीसी की रिपोर्ट थी कि जो मुसलमान 20 लाख मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर है, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है और उसका असर लामाला कश्मीर शिराज खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहसियत कश्मीरी जो आपने गिला किया है कि पाकिस्तान ने उस वक्त कुछ किया नहीं जब वो पूरा स्टेटस बदला जा रहा था कश्मीर का, यही तो सवाल है कि जब पाकिस्तान ने उस वक्त कुछ नहीं किया तो 6 साल बाद अब पाकिस्तान को क्या पड़ी थी कि वहां जाके कोई दहशतगर्दी का वाकया करता, कोई नरेंद्र मोदी को जवाब देने की कोशिश करता या कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता। यही तो बात पाकिस्तान की फेवर में जा रही है कि पाकिस्तान क्यों दहशतगर्दी उठ के कराएगा, और वो भी जिसका नुकसान कश्मीरियों को, उनके कारोबार को, वो उनका माशी कत्ल होगा, उसके बाद उनको टारगेट किया जा रहा है पूरे इंडिया में। तो ये सारी बातें पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं, फिर भी इल्जाम पाकिस्तान पे ही आ रहा है। एक ऐसे हालात में जब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, वहां पे धरने जारी हैं, अलहदगी पसंदों की तारीख चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, बैरून दुनिया से सरमायाकारी उस तरह नहीं आ रही है, पाकिस्तान अपनी एक इकोनॉमिक के रिवाइवल के लिए जंग लड़ रही है, तो इन हालात में पाकिस्तान को पंगा करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। आपका सवाल बड़ा वैलिड है। यही तो झूठ है जिसको बेनकाब करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान इसको, मैं कहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर लेके जाए, मुझे 22 तारीख को मेयर ऑफ ब्रेंट ने एक शील्ड दी थी अप्रिसिएशन की, तो उस दिन मैंने वहां पर कुछ लोग थे 20-25, मैंने इसको कंडेम किया था और ये डिमांड की थी कि ये चीजें एस्केलेट होंगी और इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जब मोदी साहब खुद ही कल बिहार में कह रहे हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर उनको सजा देंगे, तो इट मीन्स कि आपने आइडेंटिफाई तो किया नहीं, पकड़ा भी नहीं, तो आप इल्जाम कैसे पाकिस्तान के ऊपर दे रहे हैं? और फिर आप सिंध ताज माहिदा खत्म करके मुलतवी करना चाह रहे हैं। आपके पास क्या वो पानी स्टोर जो 5 दरिया आते हैं कश्मीर से, जो वो सिंध दरिया सतलुज जो है वो पाकिस्तान पानी इस्तेमाल करता है, चनाब करता है, तो ये जो दरिया है अगर आप उनको करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं पानी, तो आपके पास वो डैम है कोई, ये पानी आप रोक कर उसको रिस्टोर कर सके किसी जगह? तो ये बेसिकली धमकियां हैं और आई होप कि ये धमकियां ही रहे और इसमें कोई सीरियस किस्म की जो उनकी इंटेंशन तो यही नजर आती है। और फिर आपने देखा कि मुसलमानों के घरों पर भी हमले शुरू हो गए हैं, मुसलमानों के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं, पाकिस्तानियों के बैरूनी दुनिया में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की उनके खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक वॉर बन गया, या मीडिया जिस तरह आपने कह रहा है इस तरह का माहौल है, और इसमें आई होप के सेंस विल परवेल, और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान तो ज़ाहिर है हमारा तो होगा, इंफीरियर अगर वो आबादी की बात करें या इकोनॉमी की बात करें। शिराज खान साहब, ये जो हम इंफीरियरिटी की बात करते हैं ना कि पाकिस्तान आबादी में कम है, रकबे में कम है, लेकिन बजट तो, डिफेंस बजट तो हमारा पूरा है, फौज भी पूरी है, वेपन्स भी पूरे हैं, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो भी बराबर का है, उसमें हम मतलब इंफीरियर नहीं है। तो अगर इंडिया ये सोच के आ रहा हो कि इनकी मईशत ठीक नहीं है, मईशत ने मुकाबला नहीं करना, फिलहाल जब जंग होगी तो फिर असलहे का मुकाबला असलहे ने करना है, वो पाकिस्तान ने हमेशा से तैयारी पूरी रखी हुई है। चाइनीज यूक्रेन है, उसके ऊपर रशिया ने हमला किया था, तो ज़ाहिर यूक्रेन का नुकसान तो हुआ, लेकिन रशिया का भी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जंग में फंसा हुआ तो है, फटा तो नहीं कर सका ना, यूरोपियन ने उसकी मदद की, अमेरिका ने मदद की, जो भी है, लेकिन
फतह तो नहीं कर सका। तो इसी वजह से अगर जब जंग होती है तो जाहिर है जो अटैक करने वाला होता है उसको भी नुकसान होता है, लेकिन हमारी तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उस माहौल से पीछे हटें। पाकिस्तान को आज भी मैं समझता हूँ कि हमारे प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे दरमियान जो पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं वो जो अगर पाकिस्तान ने एयर स्पेस जो है उसको राहदारी को बंद कर दिया तो इसका तो मेरे ख्याल में इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी जो दूसरी जो नुकसान रहने वाला है वो तकरीबन 1 अरब के नजदीक जो है वो नुकसान है। हमारी तजारत होती है $1 अरब के करीब इंडिया के साथ जो तजारत पे लेन देन होता था। बॉर्डर बंद है, बंद कर दिया गया है, उन्होंने भी बंद कर दिया है। दूसरी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एक जमाने में ज़िया-उल-हक के जमाने में भी बड़ी टेंशन होती थी, लेकिन एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती थी। जो सिविलियन थिंक टैंक थे, अदाकार थे, वो एक दूसरे के मुल्कों में जाते थे। आजकल मसला यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रैक टू क्या बल्कि कोई ड्रामा, क्रिकेट भी उन्होंने रोक दी थी। ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। तो आई होप के कोई इंटरनेशनली कोई यूके, यूरोप, अमेरिका ने तो कहा है कि दोनों को रिस्ट्रेन करें, और ये भी खबर शायद आपको मिल गई होगी कि आज यूनाइटेड नेशंस जो यकीनी तौर पे शहराज खान साहब बिल्कुल यूनाइटेड नेशन के तर्जुमान ने भी कहा है, और कोई इंटरनेशनल एक्टर ही शायद अब एक्टिव हो तो दोनों जो ममालिक हैं उनको थोड़ा सा बहम गुत्था होने से बचा सके। बिल्कुल आपकी बात बजा है। हम दुआ गो हैं कि ये जो जंग के शोले हैं ये मज़ीद ना भड़कें, वहीं पर जो है वो रुक जाएं। बहुत शुक्रिया शहराज खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन,